आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेंटल सर्जन्स आज एग्जीबिशन ग्राउंड में वो लोग भी प्लेकार्ड्स लेकर खड़े थे और उन प्लेकार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ था कि 2008 के बाद आज तक डेंटल सर्जन्स की पोस्ट को एडवर्टाइज ही नहीं किया जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने। उसके बाद उन्होंने, जाहिर सी बात है, उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही कि उम्र एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। आप 2008 में जिस बच्चे की उम्र 24 साल थी, आज 2020 में 12 साल अगर आप ऐड करें तो 36 साल उम्र हो चुकी है। इसी तरीके से जिस बच्चे की उम्र 2008 में 28 साल थी, आज उसकी उम्र जो है वो 40 साल हो चुकी है और 1 साल के बाद वो रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट के पोस्ट ग्रेजुएट हों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट हों, फिजिकल एजुकेशन के पोस्ट ग्रेजुएट हों या अलग अलग जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं, उसके जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, वो एक लंबे समय से जब अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसके बाद और सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, रिक्रूटमेंट एजेंसीज टाइमली रिक्रूट नहीं कर पाती, उसका नतीजा ये निकलता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार को रिलैक्सेशन पे रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन देते रहना पड़ता है। रहबरे खेल की स्कीम हो, रहबरे ज़राअत की स्कीम हो, रहबरे जंगलात की स्कीम हो, इन तीनों स्कीमों में अगर नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन स्कीमों का वो हिस्सा बने तो उसकी वजह ये थी कि सरकार ने एक लंबे समय तक फॉरेस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट हों, एग्रीकल्चर के पोस्ट ग्रेजुएट हों, और पोस्ट ग्रेजुएट की क्या बात करिए, सुपर स्पेशलाइजेशन जिन लोगों ने एग्रीकल्चर में करी हुई है, या उसके अलावा आपके डेंटल डॉक्टर्स हों, आपके एमबीबीएस हों, आपके एमडी हों, ये तमाम जितने भी नौजवान हैं इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलाइजेशन की, लेकिन जब जम्मू कश्मीर वापस आए और तवक्का और उम्मीद ये रखी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट का नोटिस निकालेगा, वो वहाँ पर अपनी अर्जी भरेंगे और उसके बाद उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन ना कभी वो नोटिस निकला, ना कभी उन्होंने वो अर्जी भरी और ना ही कभी उसका इम्तिहान हुआ, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रहे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि उनका एक और जो दुखड़ा है, उनका एक और जो रोना है, वो भी अपनी जगह सही है कि जनाब 2005 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, जब 2020 तक पोस्ट निकली ही नहीं तो आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि मैं हुकूमत से वो स्कीमें मांगता हूं जिन स्कीमों में रूल्स को रिलैक्स करके जो है अपॉइंटमेंट्स होती हैं। जम्मू कश्मीर का अलमिया, जम्मू कश्मीर की विडंबना यही है कि इस रियासत में प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं हो पाया और अभी भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो नाम मात्र है। प्राइवेट सेक्टर के मजबूत ना होने की वजह से, आतंकवाद और अलगाववाद में झुलसते कश्मीर की वजह से, और उसके बाद जो अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म और टेररिज्म और मिलिटेंसी, इसकी इन तीनों चीज़ों की वजह से जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरे जम्मू कश्मीर पर देखने को मिलते हैं, उसका नतीजा ये है कि आज नौजवान परेशान हैं। रहबरे खेल में लोग 3000 पर जो हैं उन लोगों ने रहबरे खेल में नौजवानों ने जो है ज्वाइन किया, रहबरे ज़राअत में लोगों ने ज्वाइन किया, रहबरे जंगलात लोग बन गए। अब जब मैं इन तमाम नौजवानों से बात करता हूं तो मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल ये होता है कि जी आपने 3000 की नौकरी एक्सेप्ट क्यों की? तो इनका जवाब भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वाहिद एक नौकरी, सरकारी नौकरी है जो पक्की है, जो पूरी जिंदगी आपको रोटी देगी। बाकी कोई भी नौकरी जम्मू कश्मीर में पक्की नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हालात कब जम्मू कश्मीर में कैसे हो जाएं। 5 अगस्त के बाद से लेकर आज तक के हालात देखिए, 370 और 35A का फैसला आया तो 4-5 महीने, और जब मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर की तो जम्मू और कश्मीर को एक साथ देखकर बात करता हूं, जहां जम्मू के बच्चों को भी इंतजार करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट का, क्योंकि कश्मीर में जो है हालात खराब हैं। ठीक है जी, तो रिक्रूटमेंट जब भी होगी, अब अगर कोई रिक्रूटमेंट का नोटिस निकलता है, उसका इम्तिहान भी होना है, तो आपको कश्मीर के बच्चों का भी इम्तिहान लेना है। वहां अगर हालात खराब हैं, वहां अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां अगर बंद है, वहां अगर मुमकिन नहीं कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल्स तक पहुंच सकें, तो उसका सीधा सीधा असर पूरे जम्मू संभाग पर, हालांकि यहाँ शांति है, हालांकि कंपैरेटिवली यहाँ पर हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आतंकवाद और अलगाववाद नहीं है, और जो कुछ थोड़ा बहुत कहीं असर भी है उसको भी
पुलिस फौज मिलकर न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है। लेकिन नतीजतन ये कि दोनों रीजन्स के जो नौजवान हैं उन नौजवानों पर इसका असर पड़ता है। 15-15 साल, 16-16 साल उनको रिक्रूटमेंट का इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद अगर कहीं 10 पोस्टें निकलती हैं तो आप अंदाजा लगाइए 2005 के पोस्ट ग्रेजुएट का कंपटीशन उस वक्त अगर 1000 बच्चों के साथ था तो 2020 में जाकर उसका कंपटीशन 10,000 के साथ हो जाता है। और उस 10,000 में भी जो 40 साल का बच्चा है उसका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, और जो 25 साल का है, 24 साल का है, 23 साल का बच्चा, उसका इंटेलेक्ट, उसमें जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। जो नया बच्चा है, आज के युग का बच्चा है, वो कंपैरेटिवली उसके पास नॉलेज ज्यादा है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास 4G है, उसके पास और बहुत कुछ पिछले 15 साल में हमारे देश में भी और हमारे इस केंद्र शासित प्रदेश में भी, यानी हमारी यूनियन टेरिटरी में भी बदला है। तो नतीजा उसका ये निकलता है कि इन नौजवानों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर उन्हें मजबूर होकर 100 रुपया दिन पर नौकरी लेनी पड़ती है। रहबरे खेल में जो नौजवान लगे हैं वो अलग अलग पोर्टल्स पर इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें 3,000 रुपया मिलता है, हम मजबूर हैं इस 3,000 पर काम करने के लिए। हालांकि और उनसे एक और सवाल हम जब ये पूछते हैं कि जी आपको जब मालूम था 3,000 है तो आपने ये कबूल क्यों किया, तो जवाब उनका बिल्कुल सही है कि जी सरकारी नौकरी एक ही नौकरी है जो नौकरी पक्की होती है। काश ये वक्त पर अगर पोस्टें रेफर हुई होती पब्लिक सर्विस कमीशन को, हमने इम्तिहान दिया होता, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते, सिलेक्ट होते या ना होते, लेकिन कम से कम हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते। और हर साल ये पोस्टें रेफर क्यों नहीं होती, सालों में एक बार ही पोस्टें क्यों रेफर होती हैं, और सालों में जब एक बार पोस्टें रेफर होती हैं तो इतनी कम क्यों होती हैं। स्कूलों की तादाद बढ़ गई, कॉलेजेस की तादाद बढ़ गई, आपकी यूनिवर्सिटीज की तादाद जम्मू कश्मीर में बढ़ गई, लेकिन ना आपके स्कूलों में ये वैकेंसीज, ना आपके स्कूलों में शायद फिजिकल एजुकेशन टीचर की जरूरत है, ना आपकी हायर सेकेंडरी में जरूरत है, ना कॉलेज में है, ना यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी आपको जरूरत नहीं है। तो वो बेचारा फिजिकल एजुकेशन का बच्चा करे तो क्या करे। अब इसकी वजह क्या है, मैंने ये जानने की कोशिश की कि वजह क्या है, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 14 जून 2005 को एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन का है SRO 166, SRO 166। SRO 166 में उन्होंने ये कहा था, इसका नाम था जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी रूल्स 2005। इसमें दोनों चीजें कही थी कि वैकेंसीज को रेफर करना और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज की रेगुलर मीटिंग्स को लेकर यह नोटिफिकेशन इशू किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि डिपार्टमेंट जो हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जितनी भी वैकेंसीज हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, प्रमोशनल कोटा में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 15 जनवरी, हर साल के 15 जनवरी को ये तमाम वैकेंसीज जो हैं इन्हें SSRB को और साथ में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को 15 जनवरी को ये तमाम वैकेंसीज रेफर करनी है। दूसरी बात ये कही थी, डिपार्टमेंट जो है प्रमोशन कोटा की वैकेंसीज पब्लिक सर्विस कमीशन को और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज को साल में लगभग 2 बार भेजेगा, एक जनवरी के महीने में और एक जुलाई के महीने में, और उसके बाद यह भी इंश्योर करेगा कि ये मीटिंग्स हो और लोगों की रेगुलर प्रमोशंस हो। ठीक है जी, बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन मौजूद है आज भी। ये नोटिफिकेशन, ये SRO जो है एप्लीकेबल है। कोई ये ना कहे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया तो अब ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। यानी 15 जनवरी, हर साल 15 जनवरी को पब्लिक सर्विस कमीशन को तमाम जितनी भी उनके पास वैकेंसीज हैं वो रेफर करनी है। माफ कीजिएगा, सरकार को जितनी भी वैकेंसीज उनके पास है वो सारी वैकेंसीज पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB को रेफर करनी है, 15 जनवरी तक रेफर करनी है। और उसके बाद ये भी इंश्योर करना है कि जनवरी और जुलाई के महीने में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज की मीटिंग हो और जो मुलाजिम प्रमोट होने वाले हैं, जिनका टेन्योर प्रमोशन के जिनका टेन्योर हो चुका है और अब वो प्रमोशन डिजर्व करते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए। परफॉर्मा बेसिस पर या सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोशंस भी रेगुलर होनी चाहिए। उसके बाद यह भी कहा गया कि एनुअल स्टेटस रिपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट GAD को 31 जनवरी से पहले हर साल अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो है एनुअल स्टेटस रिपोर्ट भेजा करेंगे GAD को, जिसमें वो बताया करेंगे कि उनके यहाँ
वैकेंसीज कितनी हैं, उनकी इस समय पोजीशन क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, प्रमोशन कोटा में कितनी वैकेंसीज हैं, एसएसआरबी को भेजने वाली कितनी वैकेंसीज हैं, पीएससी को भेजने वाली कितनी वैकेंसीज हैं, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज को कितनी वैकेंसीज रेफर करनी हैं। उसके बाद यह भी कहा गया कि हर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर होगा जो टाइमली इंश्योर करेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, रिक्रूटमेंट कमिटीज को, डीपीसीज को, इन तमाम लोगों को ये सारी वैकेंसीज जो हैं इन तमाम लोगों से कलेक्ट, ये तमाम डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज कलेक्ट की जाएं और इन तमाम रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास या इन प्रमोशनल कमिटीज के पास जो है ये वैकेंसीज भेज दी जाए। उसके बाद ये भी कहा गया कि एनुअल रिपोर्ट का रिव्यू जीएडी करेगा, और ये भी कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल आखिर में, नॉन कंप्लायंस और नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स शैल बी डीम्ड टू बी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ शैल फॉलो। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिन्होंने ये ऑर्डर इशू किया वो खुद पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद में चेयरमैन रहे। जी बिल्कुल, ये ऑर्डर इशू किया था जो मिस्टर देवास, लतीफुज्जमान देवास से पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एसएल भट्ट ने यह ऑर्डर इशू किया था, तब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी थे। अब साफ ये हो गया कि तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बाज़ाब्ता तौर पर उनके डिपार्टमेंट में एसएसआरबी को रेफर करने के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करने के लिए, और प्रमोशन कोटा में प्रमोशन के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी डिटेल इन तमाम डिपार्टमेंट्स को 15 जनवरी से पहले जीएडी को भेजनी है, और जीएडी वहां से ये तमाम तफसीलात जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएसआरबी और बाकी रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल एजेंसीज को भेज देगा। ठीक है जी। 31 से पहले एनुअल स्टेटस रिपोर्ट इन्हें जीएडी में फाइल करनी है। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इस टाइमलाइन का आज तक कभी भी जम्मू कश्मीर में पिछले 15 साल में ख्याल नहीं रखा गया। वैकेंसीज टाइमली पीएससी को या एसएसआरबी को रेफर नहीं की जाती। एक तखमीना, एक अंदाजा सरकार ने लगाया था कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, वो तखमीना, वो अंदाजा लगाया गया, लेकिन उसके बाद उसी के हिसाब से वैकेंसीज को एसएसआरबी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में रेफर करने का काम कभी नहीं हुआ। इस गाइडलाइन को फ्लाउट किया गया, इस गाइडलाइन को वायलेट किया हर एक सेक्रेटरी ने, लेकिन हमने नहीं देखा कि सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। आज डेंटल डॉक्टर्स 2008 में जिन डेंटल डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई, उसके बाद 12 साल, जरा अंदाजा लगाइए, 12 साल से हमारी हुकूमत को यह लगा ही नहीं कि हमें डेंटल डॉक्टर्स की जरूरत है। 12 साल छोड़िए, इससे अगर मैं यूं कहूं कि हमारी रियासत में हमें लेक्चरर्स की परमानेंट ज़रूरत नहीं, प्रोफेसर्स की परमानेंट ज़रूरत नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हमें परमानेंट नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर्स परमानेंट नहीं चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट परमानेंट नहीं चाहिए, हमें अपने हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिस्ट परमानेंट नहीं चाहिए, हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बेहतरीन अफसर नहीं चाहिए, हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट नहीं चाहिए, हमें स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स के स्पेशलिस्ट, या जिन बच्चों ने मेडल लाए हैं, जो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करके आए हैं, हमें इन तमाम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन अपने सिस्टम में नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अगर हुकूमत वैकेंसीज के लिए एक नोटिफिकेशन इशू करती है, उसके बाद खुद उस नोटिफिकेशन को इन टोटो का मतलब हो गया मुकम्मल तौर पर उस नोटिफिकेशन को सरकार खुद जो है उस पर कारबंद नहीं रहती, उसे इंप्लीमेंट नहीं करती, तो फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर ये इल्जाम लगाना जी कि ये रिक्रूटमेंट नहीं करते, मुझे लगता है ये ज्यादती है। अगर एसएसआरबी को 15 जनवरी को ये पता चले कि उनके पास कितने डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज हैं, वो उसी हिसाब से अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल तैयार करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन को ये पता चले कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, वो इसी हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार करें। वो शेड्यूल तैयार होगा, रेगुलर रूटीन में एग्जाम होते रहेंगे, लिटिगेशन भी कम होगा, लोग कोर्टों का दरवाजा भी कम खटखटाएंगे। वजह ये कि जब आपके पास एवेन्यूज बहुत सारे होते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो आप एग्जाम देने में और मेहनत करने में बिजी रहते हैं। लेकिन जब एवेन्यूज और ऑप्शंस आपके लिमिटेड हो जाते हैं और एक एक इम्तिहान सालों में होने लगता है, फिर जाहिर सी बात है जो भी इम्तिहान निकलता है
आप उस इम्तिहान में पूरी कोशिश करते हैं कि आपके इस इम्तिहान में किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। उसको लेकर अगर आपको लगता है कि क्राइटेरिया में आप फॉलो नहीं कर रहे या जो सब्जेक्ट बताया गया है उस सब्जेक्ट में जो सिलेबस दिया गया है वो ठीक नहीं है, आप उसको लेकर कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट तमाम चीजों पर स्टे लगा देता है। नतीजा ये निकलता है कि सालों रिक्रूटमेंट नहीं होती। जब सालों रिक्रूटमेंट नहीं होती तो जो लोग उस समय एलिजिबल थे, जिस समय ये रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एडवर्टाइजमेंट्स इशू की थी, वो जिस समय एक्चुअल रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाती है तब वो बच्चे बेचारे कसमपुर्सी की हालत में होते हैं। वो सड़कों पर उतर आते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, आप फलां रिलैक्सेशन दे दीजिए, आप फलां रिलैक्सेशन दे दीजिए। अब एक मामला जम्मू कश्मीर बैंक का अभी बना है। जम्मू कश्मीर बैंक ने 1500 के करीब बैंकिंग एसोसिएट्स की बात की, 350 के करीब प्रोबेशन ऑफिसर लगाने की बात की, लेकिन वो मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट ने स्टे दे दिया है। 20 तारीख को जम्मू कश्मीर बैंक ने एक लिंक जो है वो उस लिंक को आम करना था, उस लिंक को पब्लिक करना था ताकि तमाम बच्चे फॉर्म भर सकें। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक ऑलरेडी 2 गलतियां कर चुका था। पहली गलती ये कि जब आपने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिस निकाला, उस नोटिस में आपने ये कहा कि इतनी पोस्टें और बच्चे इस तारीख डेट से लेकर इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने दूसरा काम क्या किया, आपने वहीं नीचे एक बात लिख दी कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है उनके लिए नोटिफिकेशन बाद में निकलेगा। एक तो वहां प्रॉब्लम खड़ा हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो बच्चा जिस समय 2018 में ये वैकेंसीज आई थी, जिसकी उम्र उस समय 32 साल थी, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं था या किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर सका, 34 साल का हो गया या 35 साल का हो गया, वो इनएलिजिबल हो गया, अब वो अप्लाई ही नहीं कर सका, वो भी कोर्ट जाएगा, वो भी कहेगा कि जनाब ये आपने मेरे साथ ज्यादती की। ये एक मामला। और उसके बाद यानी मामले पे मामला बनता जाता है। नतीजा ये निकलता है, लोग कोर्टों के दरवाजे खटखटाते हैं और सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टे होता है। महीनों उन केसेस की सुनवाई नहीं होती। नतीजा ये निकलता है कि आपकी रिक्रूटमेंट इन लिम्बो हो जाती है, बच्चों की उम्रें बढ़ जाती हैं, तब तक जो नए नौजवान बच्चे वो एलिजिबल हो जाते हैं, और जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो बच्चा जो 2018 में एलिजिबल था वो 2022 में इनएलिजिबल हो जाता है, 2023 में इनएलिजिबल हो जाता है। वो फिर कहता है कि जनाब अब आप रिलैक्सेशन दीजिए। आप रिलैक्सेशन देते हैं तो वो आप एक एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनें जो हैं इतनी ज्यादा जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं कि उन्हीं एक्सेप्शनों का नतीजा है कि हमें बाद में रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे वो सारी स्कीम्स निकालनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास नौजवानों को जवाब देने के लिए सरकार के पास सवाल पूछेंगे, वो आपके पास जवाब कोई नहीं है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, जी क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतने सालों में आपको अफसरों की जरूरत ही नहीं पड़ी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या आपके पास अफसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हालात क्या हैं वो जरा आपके साथ शेयर करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हालात ये कि गार्ड जो है वो फॉरेस्टर का काम कर रहा है, फॉरेस्टर जो है वो रेंज अफसर का काम कर रहा है, रेंज अफसर डीएफओ का काम कर रहा है, डीएफओ सीसीएफ का कंजर्वेटर का काम कर रहा है, कंजर्वेटर चीफ कंजर्वेटर का काम कर रहा है। ये तो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हालत है। एक जूनियर आदमी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर बनकर बैठा हुआ है, उसका सीनियर उसके नीचे काम कर रहा है। ये आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हालत है। कई और डिपार्टमेंट है जिनमें इंचार्ज सिंड्रोम है, इंचार्ज लोग आपने लगाए हुए हैं, नीचे वाला मुलाजिम ऊपर पहुंच गया, इंचार्ज 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 इंचार्ज, आप चार्ज इंचार्ज बनाते गए। ये क्यों करते हैं आप? ये इंचार्ज आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट टाइमली नहीं करी। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की हालत ये है कि टीचर जिनका काम पढ़ाना था वो टीचर जो हैं वो क्लर्क बन चुके हैं, टीचर क्लर्कों का काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के दफ्तर में हैं, जो लोग वहां क्लरिकल काम कर रहे हैं। और जो आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सारे सलाह मशवरे जो हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के दफ्तर में करे जाते हैं, वो एक टीचर है। लेकिन वो मजबूर है ये काम करने के लिए क्योंकि क्लर्क्स की टाइमली जो है वो प्रमोशन नहीं होती, क्लर्क्स की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग्स टाइमली नहीं होती। टाइमली अगर मीटिंग्स होती हैं तो आप वैकेंसीज आपने रेफर नहीं करी होती हैं। तो इतना ज्यादा जो ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम आए हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं और इनको लेकर बहुत उम्मीदें और बड़ी तवक्काएं लोगों को अभी भी हैं कि ये इस सारे इनडिसिप्लिन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग्स रेगुलरली हो, ये इंश्योर करेंगे वैकेंसीज 15 जनवरी तक सारी रेफर हो जाएं, ये इंश्योर करेंगे कि 31 जनवरी को जीएडी को मालूम हो कि
कितने डिपार्टमेंटों ने कितनी वैकेंसीज जो हैं वो एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की हैं। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट से मेरी मुराद ये टाटा यहां इन्वेस्ट करे, बिरला, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करें, हम उनके लिए एनवायरनमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं। और अगर कोई एनवायरनमेंट बन भी रहा है, उस एनवायरनमेंट के भी हम सबसे बड़ा दुश्मन बने हुए हैं कि जी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, ये लोग बढ़ जाएंगे, यूपी के लोग बढ़ जाएंगे, बिहार के लोग आ जाएंगे। ये इसी जहनियत का नतीजा है कि आपके पास सरकार के अलावा रिक्रूटमेंट की दूसरी कोई एजेंसी नहीं है। जब तक आप बाहर की जितनी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनके लिए दिल खोलकर उनके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि जो गवर्नमेंट का सेक्टर है ये ज्यादा देर सरकारी मुलाजिमों का बोझ बर्दाश्त कर सकता है। एसआरओ 202 या बाकी जितने भी एसआरओज निकाले जा रहे हैं, उन सारे एसआरओज को निकालने का असल में मकसद क्या है? उन सारे एसआरओज को निकालने का मकसद असल में यह है कि कम से कम तनख्वाह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हमारे पास रेवेन्यू के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी रेवेन्यू हमारा पीडीडी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसमें भी सरकार को एक स्कीम निकालनी पड़ी कि जनाब हम आपको रिलीफ देंगे, आप आकर जो है ये बिजली के बड़े बड़े बिल भरिए। तो ये हमारी सूरत हाल है। इस सूरत में बहुत ज्यादा जरूरी है कि नौजवान भी ये बात समझें कि कोर्ट का जब आप दरवाजा खटखटाते हैं, आप बहुत सारे अपने दोस्तों के लिए, बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के लिए और बहुत सारे बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट के दरवाजे एक लंबे समय के लिए बंद कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जिस समय रिक्रूटमेंट होगी, अब तो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक होने जा रहा है। एसएसआरबी कल रिक्रूटमेंट करेगा, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होने जा रहा है। कोई भी चीज जो है फिजिकली नहीं होने जा रही। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज अब आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो जब ये सारा सिलसिला इलेक्ट्रॉनिक होगा तो जरा खुद हिसाब लगाइए कि कल अगर एसएसआरबी की भी किसी कंडीशन को लेकर कोर्ट चला गया कोई, तो ये मामला भी एक लंबे समय तक अटका रहेगा। जम्मू कश्मीर बैंक ऑलरेडी लोग कोर्ट में चले गए, ये मामला लटक गया। अब कोर्ट रिलीफ जल्दी दे तो बात बनती है, लेकिन अगर कोर्ट रिलीफ देने में 3, 4, 5 महीने भी लगाएगी तो एक और साल खत्म हो जाएगा। और एक और साल खत्म होने के साथ एक बड़ी तादाद में वो बच्चे होंगे जो इनएलिजिबल हो जाएंगे, जो एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे, मगर वही है कि आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और उसके बाद अलग अलग माध्यमों से सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी। अब इसीलिए जरूरी है, हमें स्कीमें क्यों निकालनी पड़ती हैं हुकूमत को, तो मैंने आपको एक आईना दिखा दिया। हुकूमत इसलिए स्कीमें निकालती है क्योंकि रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं होती, लंबे समय तक नौजवानों को इंतजार करना पड़ता है रिक्रूटमेंट का, और उसके बाद जब सरकार रिक्रूटमेंट करने लगती है वो रिक्रूटमेंट लिटिगेशंस में फंसती है, और जब वो लिटिगेशंस में फंसती है नतीजा ये निकलता है कि रिक्रूटमेंट ऑन टाइम नहीं होती। कहीं एकेडमिक अरेंजमेंट से, कहीं रहबर की स्कीम से, कहीं किसी और स्कीम से हम अपना काम चलाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर में वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज में बहुत बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन लगे हैं। पिछले 8 साल से वो लोग ये लेबोरेटरीज चला रहे हैं, उनकी भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, ना उन्हें रेगुलराइज किया जा रहा है, ना फ्रेश रिक्रूटमेंट करी जा रही है। साफ तौर पर बात यह है, सरकार को और ऊपर चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम और लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें बैठकर, उनकी काउंसिल को बैठकर बड़े बड़े फैसले आप कर रहे हैं। सबसे पहला फैसला आपको यह करना है कि तमाम डिपार्टमेंटों को इंश्योर कराना है कि वो 15 जनवरी से पहले तमाम डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को टाइमली रेफर करें, नंबर 1। नंबर 2, उसकी एक रिपोर्ट आपके पास भी आए और आपको भी हर साल पता रहे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें एडवर्टाइज करी जा रही हैं। आप बल्क में जो इतने बड़ी 7,000, 10,000, 20,000 के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये बल्क वाला काम जो है ज्यादा देर चलेगा नहीं। आपको बल्क की जगह रेगुलर रिक्रूटमेंट के मूड पे जाना चाहिए। रेगुलर का मतलब हर साल पोस्टें एडवर्टाइज हो, हर साल इम्तिहान हो, और साल में इम्तिहान चलते रहें डिपार्टमेंटल। अच्छा, एक और मामला जो मेरे सामने आया वो ये है कि सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स हो या सिविल सर्वेंट्स हो, आईएएस ऑफिसर्स, उनका भी एग्जाम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेना बड़ा जरूरी है। जो उनको ग्रेड मिलता है उसमें इम्तिहान का भी एक आंसर रहता है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग पेपर ही नहीं देते, इम्तिहान में अपीयर ही नहीं होते, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब ये और उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशंस, मेरा फोकस इस पर भी। आप डिपार्टमेंटल प्रमोशंस करेंगे तो आपके क्लास 4th के लेवल पर
और उसके ऊपर वाले लेवल्स पर आहिस्ता आहिस्ता पोस्टें खाली होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप प्रमोशंस करते नहीं। प्रमोशंस ना करने डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीज मीटिंग्स नहीं करती, मीटिंग करती हैं तो पोस्टें उनके पास नहीं होती। और पोस्टें क्यों नहीं हैं? जब डिपार्टमेंट 2 में टीचर अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क का एसओ का काम कर रहे हैं तो फिर वैकेंसीज क्यों नहीं है? इसका मतलब वैकेंसीज हैं लेकिन हम उनको फिलअप नहीं करते। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज की मीटिंग्स टाइमली हो, वैकेंसीज का रेफरल टाइमली हो, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी, एसएसआरबी को भी, और नौजवान भी एक बात गांठ बांध लें, एक बात समझ लें। वन टाइम एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन वन टाइम एक्सेप्शन के बाद एक्सेप्शन तभी आप मांग सकते हैं जब सरकार वाकई वही कर रही है जो सरकार अभी तक करती आई है कि वैकेंसीज को टाइमली जो है उन्हें रेफर नहीं किया जाता। पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएसआरबी या बाकी जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनको रेफर नहीं किया जाता। एई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट की बात है, उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये जो पावर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया गया है या जो कॉर्पोरेशंस बनाई गई हैं क्या वो रिक्रूट करेंगे, क्या आप गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, आप कहां वो वैकेंसीज रेफर करने जा रहे हैं, वो भी उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी भी सरकार को जरूर देनी चाहिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट सरकार के लिए ये है जीएडी को पाबंद बनाना, तमाम डिपार्टमेंट्स को इंश्योर करना कि आपके पास एक नोडल ऑफिसर हो, जिस नोडल ऑफिसर का ये काम रहे कि वो उसके डिपार्टमेंट में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो पूरे वो कॉन्टिन्यूसली उसके पास डाटा जाता रहे, कितनी वैकेंसीज हैं, कहां पर हैं, कितनी गैजेटेड हैं, कितनी नॉन गैजेटेड हैं, कितनी क्लास 4th की हैं, वो सारी वैकेंसीज की डिटेल उसके पास हो और 15 जनवरी को ये सारी वैकेंसीज इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को रेफर होती रहे। अगर ये डिसिप्लिन जम्मू कश्मीर में आ जाए, यकीन जानिए इनकलाब आएगा। और इनकलाब का नतीजा ये निकलेगा कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आपको नौजवान दुखी या परेशान नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपको प्राइवेट जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उनको बड़े दिल के साथ आपको जम्मू कश्मीर में वेलकम करना होगा अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी मजबूत हो और यहां पर लोगों को मजबूर होकर सरकारी नौकरियों पर लोगों की नजरें न टिकी रहें। लोग ये सोचें कि ठीक है सरकारी नौकरी मिलती है, मिले चलेगा, लेकिन हम प्राइवेट में भी अच्छी अगर तनख्वाह मिलती है तो हम काम करेंगे। और आखिर में ये कि जहां तक मैंने प्राइवेट, और उसके बाद एक और फॉर्मूला जो सरकार ने लगाया, वो फॉर्मूला था कि जी आप बिजनेस करिए जनाब, इतनी बड़ी मार्केट हमारी नहीं है जितना आप बिजनेस कराना चाहते हैं, उतना ही बिजनेस कराएं जितनी हमारी मार्केट है। और प्राइवेट, जब तक आपकी प्राइवेट कंपनीज नहीं आएंगी, जब तक एमएनसीज नहीं आएंगी, तब तक जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये कभी एड्रेस नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी उतने फॉर्मूले लगाएं, दुकानें अगर एक मार्केट में 100 खुलती हैं, 100 में से सिर्फ 70 दुकानें चलती हैं, जो 30 बंद होती हैं, वो 30 हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती हैं। तो दीजिए इस अहम ब्रॉडकास्ट से इजाजत। आदाब।